कल्पना कीजिए, आप 29,000 फीट की ऊंचाई पर है। सांस लेना मुश्किल है। हवा इतनी पतली है कि हर कदम मौत से जंग जैसा लगता है। चारों ओर सिर्फ बर्फ, बादल और सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा जहां आपकी धड़कनों की आवाज भी गूंज उठती है। और उसी सन्नाटे को चीरती है एक आवाज। हम शिखर पर है। भारत ने एवरेस्ट पर विजय पा ली है। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी। यह 1965 के भारत का गर्जन था। एक नया भारत जो दुनिया को बता रहा था, हम गिर सकते हैं लेकिन टूटेंगे नहीं। हम हार सकते हैं लेकिन रुकेंगे नहीं। और जब समय आएगा, हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा कर दिखाएंगे। यह कहानी है उन 16 भारतीय वीरों की जिन्होंने 1965 में एवरेस्ट को जीतकर इतिहास लिख दिया था। यह है कहानी साहस की, संकल्प की और उस राष्ट्रीय गर्व की जो आज भी हर भारतीय के दिल में धड़कन की तरह जीवित है। साल था 1965। भारत अपने स्वतंत्रता के 18वें वर्ष में था। सदियों बाद मिली आजादी के बाद देश नई ऊंचाइयों को छूने का सपना देख रहा था। और सचमुच उसकी युवा पीढ़ी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को जीतने के लिए तैयार हो रही थी। यह वही समय था जब भारतीय सेना ने एक ऐतिहासिक पर्वतारोहण अभियान की योजना बनाई, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का अभियान। 1953 में जब तेनसिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी ने दुनिया को पहली बार यह उपलब्धि दिखाई, तभी से भारत में यह सपना जन्म ले चुका था। 1960 और 1962 में किए गए प्रयास असफल रहे, लेकिन इन असफलताओं ने साहस और मन दोनों को और मजबूत किया था। अब बारी थी 1965 की। एक ऐतिहासिक मिशन के लिए सेना और नौसेना के चुनिंदा पर्वतारोहकों का चयन किया गया। उनके नेता बने कैप्टन मोहन सिंह कोहली। अनुशासन, साहस और अनुभव का संगम। उनके साथ थे अवतार सिंह चीमा, नवंग सिंह गोबू, हरीश चंद्र रावत और कई अन्य जाबाज पर्वतारोही। दल में कुछ 21 पर्वतारोही थे और उनके साथ बहादुर शेरपा भी। यह सिर्फ एक दल नहीं था, यह था भारत की आत्मा का प्रतीक। दिल्ली से कारवां काठमांडू की ओर रवाना हुआ। उनके साथ था लगभग 27 टन सामान। इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर, बर्फ तोड़ने के औजार, तंबू, भोजन, गर्म कपड़े, रेडियो सेट और चिकित्सा सामग्री शामिल थी। याक और पोर्टर इन भारी सामानों को लेकर हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में दल नेपाली गांवों से गुजरा। ग्रामीणों ने हाथ हिलाकर सबका स्वागत किया। बच्चों की आंखों में उत्सुकता और गर्व झलक रहा था। बौद्ध मठों से आती घंटियों की ध्वनि उस यात्रा को और भी पवित्र बना रही थी। धीरे धीरे यह कारवां खुम्बू घाटी पहुंचा। यह था बेस कैंप। अब उनके सामने था वह स्थान जहां से असली परीक्षा शुरू होती है। चारों तरफ बर्फ से ढली चोटियां, तेज ठंडी हवाएं और आसमान में तैरते बादल। यह सिर्फ एवरेस्ट की चढ़ाई नहीं थी, यह था भारत का सपना जो हिमालय की चोटियों से भी ऊंचा था। 1953 में जब तेनसिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी ने दुनिया को यह दिखा दिया था कि माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना संभव है, तब भारत के लिए यह चुनौती और भी बड़ी हो गई थी। एक स्वतंत्र राष्ट्र जो अभी अपनी पहचान गढ़ रहा था, वह भी चाहता था कि उसके ध्वज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लहराए। 1960 का अभियान। भारत ने पहली बार 1960 में एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया। उत्साह अपार था, लेकिन साधन और अनुभव कम थे। मौसम ने साथ नहीं दिया। बर्फीले तूफान और बर्फ की दरारों ने रास्ता रोक दिया। पर्वतारोही थकान और ऑक्सीजन की कमी से जूझते रहे। टीम बहादुर थी, लेकिन प्रकृति की शक्ति उनके साहस से कहीं बड़ी निकली। अभियान असफल रहा। उस असफलता ने भारत को यह सिखाया कि एवरेस्ट सिर्फ शक्ति या संकल्प से नहीं,
बल्कि सूक्ष्म योजना, वैज्ञानिक उपकरणों और सामूहिक अनुशासन से जीता जा सकता है। 1962 का अभियान। 2 साल बाद 1962 में भारत ने फिर से नया प्रयास किया। इस बार तैयारी पहले से बेहतर थी। टीम ने ऊंचाई तक चढ़ाई भी की, लेकिन किस्मत ने फिर से साथ नहीं दिया। ऊंचाई पर अचानक आए भयंकर तूफान ने अभियान को तहस नहस कर दिया। बर्फीले तूफान में तंबू उखड़ गए, उपकरण दब गए और कुछ पर्वतारोही गंभीर रूप से घायल हो गए। टीम को पीछे हटना पड़ा। उस वर्ष चीन के साथ हुए युद्ध ने भी इस असफलता को निराशा की ओर बढ़ा दिया। लेकिन इन असफलताओं ने भारतीय पर्वतारोहियों को निराश नहीं किया था, बल्कि उन्होंने एक गहरी सीख दी थी कि एवरेस्ट तक पहुंचना केवल शारीरिक ताकत का खेल नहीं है। यह धैर्य, अनुशासन और वैज्ञानिक सोच और अटूट टीम भावना की परीक्षा है। यह अनुभव, यही घाव, यही असफलताएं 1965 के अभियान की नींव बनी। सेना और पर्वतारोहण संस्थान ने इन गलतियों को सुधारा, रणनीति बदली, उपकरणों को आधुनिक बनाया और टीम को और मजबूत किया। अब लक्ष्य स्पष्ट था, भारत को हर हाल में एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचाना। साल था 1965। भारत एक बार फिर माउंट एवरेस्ट की ओर अपना कदम बढ़ा रहा था। इस बार सब कुछ अलग था, अनुभव भी, तैयारी भी और संकल्प भी। सेना के चुने हुए पर्वतारोही, भारतीय पर्वतारोहण संस्थान के प्रशिक्षित सदस्य और बहादुर शेरपाओं का एक दल, कुल 21 पर्वतारोही और उनके नेता कैप्टन मोहन सिंह कोहली। कई दिनों की कठिन चढ़ाई और यात्रा के बाद दल आखिरकार खम्बू ग्लेशियर से होते हुए एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचा। यहीं से असली परीक्षा शुरू होनी थी। बेस कैंप चारों ओर से बर्फ से घिरा हुआ था। तेज ठंडी हवाएं चलती, कभी कभी आसमान साफ होता और बर्फ से ढकी चोटियां सोने जैसी चमकने लगती। वहीं कभी बादल छा जाते और सब कुछ धुंध में खो जाता। यहां से आगे हर कदम मौत से लड़ाई जैसा था। अब ऊंचाई, ठंड, ऑक्सीजन की कमी और लगातार बदलते मौसम से मुकाबला करना था। लेकिन इस बार भारतीय दल ने पहले से कहीं ज्यादा तैयारियां की थी और मनोबल कई ज्यादा मजबूत था। उनके दिलों में सिर्फ एक ही सपना था, भारत का तिरंगा एवरेस्ट की चोटी पर लहराना। बेस कैंप पर पहुंचने के बाद भारतीय दल ने अपनी सबसे कठिन यात्रा की शुरुआत की। अब उन्हें एक एक कदम बढ़ाते हुए हिमालय की उस बर्फीली दीवार को जीतना था जिसे दुनिया मृत्यु क्षेत्र के नाम से जानती थी। सबसे पहले दल को खुम्बू आइस फॉल पार करना था, एक ऐसा इलाका जहां बर्फ के टावर अचानक गिर सकते थे, जहां गहरी दरारें किसी भी पल किसी पर्वतारोही को निकल सकती थी। भारतीय दल ने सावधानी से सीढ़ियां और रस्सियां लगाई। बर्फीले पुलों को पार करते हुए वे आगे बढ़े। कई बार तेज आवाज के साथ बर्फ टूटती, दिल दहल जाता, लेकिन टीम अनुशासन और धैर्य के साथ बढ़ती रही। आखिरकार उन्होंने कैंप 1 स्थापित किया। इसके बाद रास्ता वेस्टर्न कुंभ की ओर जाता था। चौड़ी बर्फीली घाटियां, लेकिन ऊंचाई इतनी कि जहां सांस लेना बेहद मुश्किल हो रहा था। दिन में धूप इतनी तेज होती थी कि बर्फ पिघलकर झीलें बन जाती थी और रात को ठंड इतनी कि शरीर भी जम जाए। यहीं भारतीय दल ने कैंप 2 लगाया। यह जगह अब रणनीति की तैयारी का केंद्र बन चुकी थी। अब आगे और भी ज्यादा कठिन चुनौतियां सामने थी। लाओ त्से की खड़ी बर्फीली दीवार। यह सीधी चमचमाती बर्फ से ढकी हुई चट्टान थी, जहां एक चूक मतलब मौत। भारतीय पर्वतारोहियों ने रस्सियां गाड़कर रास्ता बनाया और धीरे धीरे ऊपर चढ़े। कई जगह बर्फ इतनी चिकनी निकली कि बर्फ काटने वाली औजार भी काम नहीं कर रही थी। लेकिन दल ने साहस और अनुशासन से कैंप 3 को स्थापित किया। अब बारी थी अंतिम पड़ाव की, साउथ कॉल, जिसे मृत्यु क्षेत्र कहा जाता है, डेथ जोन। यह जगह 26,000 फीट की ऊंचाई पर थी।
यहाँ ऑक्सीजन बेहद कम थी, हवाएं तेज चलती थी और शरीर का हर एक अंग बर्फ की तरह जम जाता था। यहीं भारतीय दल ने कैंप 4 लगाया। तंबुओं में बैठकर ऑक्सीजन सिलेंडर पर निर्भर रहना पड़ता था। हर पर्वतारोही जानता था कि अब से आगे हर कदम जीवन और मृत्यु की सीमा पर होगा। कैप्टन कोहली और उसकी टीम ने चढ़ाई की योजना बनाई। दल को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया ताकि एक के बाद एक टीम चोटी तक जा सके और सफलता की संभावना बढ़ जाए। रेडियो सेट के जरिए हर टीम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी। मौसम की रिपोर्ट लगातार ली जा रही थी। हर निर्णय सोच समझकर, सलाह मशवरा लेकर किया जा रहा था, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी टीम की जान ले सकती थी। अब बस अंतिम अभियान बाकी था, एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना। साउथ कॉल पर रात ठंडी और भयानक थी। ऑक्सीजन कम था। हवा इतनी तेज थी कि तंबू हिल रहे थे। हर पर्वतारोही जानता था कि अगला दिन उनके जीवन का सबसे कठिन और सबसे निर्णायक दिन होगा। सुबह होते ही पहले दल ने ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी पीठ पर बांधे, बर्फ काटने के लिए औजार संभाले और एवरेस्ट की अंतिम दीवार की ओर कदम बढ़ाए। ऊंचाई अब शरीर को चीर रही थी। हर सांस भारी हो रही थी। हर एक कदम जैसे पहाड़ पर पत्थर ढोने जैसा था, पर हौसला अचल था। सबसे कठिन चुनौती रही हिलरी स्टेप की, 90 डिग्री की बर्फीली चट्टान जो शिखर से ठीक पहले थी। भारतीय पर्वतारोहियों ने रस्सियां गाड़कर एक दूसरे को सहारा दिया। धीरे धीरे मौत की आंख में आंख डालते हुए वे उस दीवार को पार करते गए और फिर 29 मई 1965 की सुबह भारतीय पर्वतारोही आखिरकार विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने अपना तिरंगा ध्वज लहराया और सेना का ध्वज भी लहराया। उस क्षण हिमालय की बर्फीली चोटियां मानो तिरंगे के रंगों से रंग गई हो। दल के सदस्यों की आंखों में आंसू थे। ठंडी हवा गालों को काट रही थी, लेकिन दलों में गर्व की गर्मी थी। पहली बार किसी भारतीय ने अपना भारतीय तिरंगा एवरेस्ट पर लहराया था। उनका सपना पूरा हुआ था। भारत अब उन चुनिंदा देशों में से था जिन्होंने एवरेस्ट को जीत लिया था। शिखर से नीचे बेस कैंप को रेडियो संदेश भेजा गया। यह भारत की विजय है, हम शिखर पर है, तिरंगा लहरा रहा है। बेस कैंप में तालियां गूंज उठी और देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे देश ने हर्षोल्लास से सेलिब्रेट किया। 1965 का यह अभियान भारतीय पर्वतारोहण का स्वर्णिम अध्याय माना जाता है। कुल 9 भारतीय पर्वतारोही एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे। यह एक ऐसा रिकॉर्ड था जो लंबे समय तक किसी और ने तोड़ा नहीं था। कैप्टन कोहली और उसकी टीम ने केवल एवरेस्ट ही नहीं जीता, बल्कि अपनी आने वाली टीम में एक ऐसा गर्व संचार कर दिया था, एक ऐसा संदेश दिया था कि यदि संकल्प मजबूत हो तो दुनिया की सबसे ऊंची दीवार भी छोटी हो जाती है। जब एवरेस्ट की चोटी से संदेश पूरे भारत में पहुंचा, हम शिखर पर है, तिरंगा लहरा रहा है, तो पूरा देश गर्व और उल्लास से भर गया। यह केवल पर्वतारोहण की जीत नहीं थी, बल्कि नए भारत में एक आत्मविश्वास की घोषणा थी। जैसे ही पर्वतारोही दिल्ली लौटे, सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा था। जगह जगह उनका स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों की आवाज, फूलों की वर्षा और नारों की गूंज ने इस विजय को राष्ट्रीय उत्सव बना दिया था। हर आंख में चमक थी, हर चेहरे पर गर्व। लोग गर्व से कह रहे थे, हमारे वीरों ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को जीत लिया है। कैप्टन मोहन सिंह कोहली और उनकी टीम को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने स्वयं सम्मानित किया। सरकार ने इस अभियान को भारत की राष्ट्रीय उपलब्धि घोषित कर दिया। कई सदस्यों को वीरता और साहस के सर्वोच्च पुरस्कार मिले। इस सफलता ने भारतीय युवाओं में एक नई ऊर्जा जगा दी। हजारों युवा
अब हिमालय की ओर आकर्षित हुए। भारत में पर्वतारोहण संस्थान मजबूत हुए और रोमांचक खेलों को नई दिशा मिली। 1965 की यह जीत आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी बन गई। यह सिखाती है कि अनुशासन, टीम वर्क और संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। कई वर्ष बीत गए, कई दशक बीत गए, लेकिन 20 मई 1965 का यह विजय, उस तिरंगे का झंडा, आज भी भारतीय वासियों के धड़कन में गूंजता है। वह समय जो आपने सुना, देखा, महसूस किया, वह इतिहास नहीं रहा, अब जीवन स्मृति बन चुका है। और फिर आया एक दिन, 20 मई 2015, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस गौरवशाली टीम से मुलाकात की जिसने 50 साल पहले 1965 में एवरेस्ट पर तिरंगा लहराया था। कैप्टन MS कोहली, कर्नल N कुमार, मेजर HPS आलूवालिया, CP वोरा, सोनम व्यांगल, JCS भांगू, डॉक्टर लाला तेलंग और कई अन्य साहसी पर्वतारोहियों ने PM मोदी का अभिवादन स्वीकार किया। जब प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बधाई दी, आपकी विजय ने न केवल उन पर्वत को जीता, लेकिन हजारों दिलों में नई उम्मीदें जगा दी, तो वो क्षण केवल सम्मान नहीं था, वह था एक राष्ट्र का अभिव्यक्त गर्व। यह था एक नया प्रामाणिक पल जहां भारत ने अपने इतिहास के सच्चे नायकों को नमन किया। और उसी समारोह में प्रधानमंत्री ने द ग्रेट हिमालयन क्लाइंब नामक एक पुस्तक जारी की, एक धरोहर जो उस साहसिक अभियान का दस्तावेज है और आने वाले समय में प्रेरणा का एक स्रोत बन जाएगी। यह मुलाकात सिर्फ एक औपचारिक सम्मान नहीं था, यह एक वक्तव्य था कि भारत हर युग में अपने वीरों से प्रेरित होता है, भले ही पीढ़ियां बदल जाएं। और 1965 की यह चोटी भारत के साहस और आत्मविश्वास की उस ऊंचाइयों पर फिर से उभरी, जो इस बार सम्मान और स्मरण की गर्व लहरों के साथ सबको भावुक कर गई। भारत की बर्फीली चोटियों पर लहराता तिरंगा मानो ये कह रहा था, भारतवासी कठिनाइयों से नहीं डरते, हम शिखरों को जीतना जानते हैं, और जब तक हिमालय खड़ा है यह कहानी अमर रहेगी और भारत का आत्मविश्वास एवरेस्ट की तरह बुलंद रहेगा। मेरा नाम परम तिवर है, आप मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं परम तिवर बैक ऑन एयर। ऐसी एडवेंचरस कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगले एपिसोड में ऐसे ही कोई साहस भरी कहानी में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।